हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं, जिसमें कि हम सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और क्लास में अंत तक जुड़े रहें, जिससे कि आपको इस क्लास का बेहतरीन लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। तो ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है ब्यास, ऑप्शन डी है ताप्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ताप्ती। ताप्ती नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है कि बुद्ध का अर्थ क्या है। बुद्ध का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी है धर्म प्रचारक, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर डी है शक्तिशाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान प्राप्ति। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है कि जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। जो जिला कलेक्टर का पद है वो कब बनाया गया। तो पहला ऑप्शन है 1786, दूसरा ऑप्शन है 1772, तीसरा ऑप्शन है 1771 और चौथा ऑप्शन है 1773। तो इसका सही आंसर होगा 1772। 1772 को जिला कलेक्टर का पद बनाया गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका मत था। जो लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह मत किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए है जियोवंश ने, ऑप्शन नंबर बी है सीले ने, ऑप्शन नंबर सी है प्लूटो ने, ऑप्शन नंबर डी है अब्राहम लिंकन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लूटो ने यह मत दिया था कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है कि बीसीजी टीके में सी शब्द का अभिप्राय क्या है। बीसीजी टीके में सी शब्द का अभिप्राय क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैलमेट, ऑप्शन नंबर बी है कफ, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी है कैडमियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कैलमेट। कैलमेट का तात्पर्य सी शब्द से है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर दूसरा है एस्टेटिन, ऑप्शन नंबर सी है सीरियम और ऑप्शन नंबर डी है वेनेडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन का सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है। जो अंकलेश्वर स्थान है वो किसके लिए जाना जाता है। तो पहला स्वर्ण के लिए, दूसरा कोयला के लिए, तीसरा गैस के लिए और चौथा तेल के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंकलेश्वर स्थान तेल क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें हमें तत्सम शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि मार्ग, ऑप्शन नंबर 2 है वापसी, ऑप्शन नंबर सी है रास्ता, ऑप्शन नंबर डी है मार्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मार्ग, इसमें तत्सम शब्द है। तो ये चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है रायगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है सिरपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा है कि शिवरी नारायण, ऑप्शन नंबर चौथा है राजिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रायगढ़
रायगढ़ एक ऐसा नगर है जो महानदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि भारतीय संस्कृत का स्वर्णकाल कहा जाता है। जो भारतीय संस्कृत है उसका स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है राजपूत काल, ऑप्शन नंबर दूसरा है गुप्त काल, ऑप्शन नंबर तीसरा है चोल काल, ऑप्शन नंबर चौथा है मौर्य काल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है कि 21वें राष्ट्रीय सी फूड कार्यक्रम, जो 21वां राष्ट्रीय सी फूड कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? जो 21वां सी फूड कार्यक्रम है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में 21वें अंतर्राष्ट्रीय सी फूड कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है कि 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? जो 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आमिर खान, ऑप्शन नंबर बी है अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर सी है शाहिद कपूर, ऑप्शन नंबर डी है मनोज बाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आमिर खान को 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 है कि किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति को हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। मतलब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया, वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि रोनाल्ड रीगन, ऑप्शन नंबर डी है गेराल्ड फोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है जो बाइडन, ऑप्शन नंबर डी है रिचर्ड निक्सन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बाइडन को हाल ही में प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? जो नाबार्ड है वो किसका संक्षिप्त रूप है? इसमें हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का विस्तृत रूप है। तो नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि केंद्रीय खेल राज्य मंत्री विजय गोयल ने हरियाणा के किस शहर में नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर ए है अंबाला, ऑप्शन नंबर बी है रोहतक, ऑप्शन नंबर सी है फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर डी है झज्जर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री विजय गोयल ने नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी की उद्घाटना की। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है? जो विश्व हिंदी दिवस है तो वो जनवरी में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 8 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 9 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी है 10 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 है कि किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा शुरुआत की है? मतलब किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की है? तो पहला ऑप्शन है केरल, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि जो तेलनेट का तात्पर्य क्या है? जो तेलनेट का तात्पर्य क्या है? जो तेलनेट है उसका तात्पर्य क्या है? टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी टेलीविज़न नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी
टेलीटाइम नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी टेलीफैक्स नेटवर्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेलीटाइम नेटवर्क का तात्पर्य है टेलनेट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार, जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की फसल की कृषि बड़े पैमाने पे की जाती है। मतलब जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है उसमें किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है धान, ऑप्शन नंबर दूसरा है कपास, ऑप्शन नंबर तीसरा है गेहूँ, ऑप्शन नंबर चौथा है गन्ना। तो इसके ऑप्शन देखते हैं अब। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी है केवल 3, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में धान की और गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है तराई क्षेत्र में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है कि इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले 2014 में 37 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम था। जो इसरो ने 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे उससे पहले 2014 में 37 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड किसके पास था। तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो इसका सही आंसर होगा रूस ने 2014 में 37 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। जो मानसरोवर झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है तिब्बत, ऑप्शन नंबर डी है भूटान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमने इसमें गलत कथन छांटना है। तो पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ऑप्शन नंबर सी है कि हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन के कोई स्थानक नहीं होते हैं। ये गलत होगा इसका आंसर। तो इसमें यही आंसर सही होगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों के लिए कितने सदस्य नामित करता है। तो पहला ऑप्शन है 14, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर ए 14। राष्ट्रपति दोनों सदनों के लिए 14 सदस्यों को नामित करता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा, आप यहाँ पर 35 वर्ष कर लीजिएगा, 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि हाल ही में UPSSC का अध्यक्ष कौन बना। जो UPSSC है उसका अध्यक्ष कौन बना है। तो पहला तो ये पुराना क्वेश्चन है। तो इसके नए अध्यक्ष हैं प्रवीर कुमार। ये आप ऑप्शन काट देंगे चारों। तो इसके UPSSC के नए अध्यक्ष हैं प्रवीर कुमार UPSSC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 है कि नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है। जो नकदी रिजर्व अनुपात है, कैश रिजर्व रेशियो, वो किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक नीति, ऑप्शन नंबर बी कर नीति, ऑप्शन नंबर सी
कृषि नीति, ऑप्शन नंबर डी राजकोषीय नीति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का उदाहरण है नकद रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो। तो इसको चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? औपनिवेशिक भारत में जो विधवा पत्नियां होती थी उनके लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन नंबर बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी है पंडिता रमाबाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंडिता रमाबाई ने औपनिवेशिक काल में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की? तो पहला ऑप्शन है भारत, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है यूके, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका ने मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट जारी की है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि भारत संघ में कितने राज्य हैं? जो भारत संघ में है उसमें कितने राज्य हैं? तो पहला ऑप्शन है 27, ऑप्शन नंबर बी है 28, ऑप्शन नंबर सी है 30, ऑप्शन नंबर डी है 29। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 28 भारत संघ में राज्य हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर 30 है कि बादल फटने का अर्थ क्या है? बादल फटने का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है मेघाच्छित मौसम में फसल के बीजों का बोना, ऑप्शन नंबर बी है कि भारी तूफानों के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, ऑप्शन नंबर सी है कृत्रिम वर्षा का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी है आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारी तूफानों के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात का अर्थ है बादल का फटना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। तो प्रश्न नंबर 31 है कि मधुशाला की रचना किसने की है? जो मधुशाला पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? तो पहला ऑप्शन है कि सोहनलाल द्विवेदी, पहला ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर सी है जैनेन्द्र, ऑप्शन नंबर डी है राजकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला की रचना की है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। तो अगले प्रश्न पे चलने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 32। तो अगला प्रश्न है 32 के ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? जो ओलंपिक खेल था वो सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है एथेंस में, ऑप्शन नंबर बी है पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी है सेंट लुई में और ऑप्शन नंबर डी है लंदन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एथेंस में सर्वप्रथम ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। तो प्रश्न नंबर 33 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन थी? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थी उसकी प्रथम महिला सदस्य कौन है या थी? कौन है? तो पहला ऑप्शन है अंजलि तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी है टीना अंबानी, ऑप्शन नंबर सी है नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर डी है हेमा मालिनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला सदस्य हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है कि जो थार क्या है? जो थार है वो क्या है? थार का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है लड़ाकू विमान, ऑप्शन नंबर सी है मिसाइल रक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी है खुफिया एजेंसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिसाइल रक्षा प्रणाली का अर्थ है थार, मतलब थार का अर्थ है मिसाइल रक्षा प्रणाली। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 है
कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होते हैं। जो साबुन है वो कपड़ों की अच्छी तरह से सफाई में क्यों सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि साबुन उत्प्रेरकों की तरह काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है यह घोल को शक्ति देते हैं। ऑप्शन नंबर डी है यह गंदगी को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करते हैं, इसलिए साबुन कपड़ों की धुलाई के लिए सहायक होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है कि भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है या कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी है किरण बेदी। ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी है बिछेंद्री पाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 है कि लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित किया गया। लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर पारित किया गया या जीएसटी कब पारित किया। तो पहला ऑप्शन है 12 जुलाई 2015, दूसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 2016, तीसरा ऑप्शन है 22 जुलाई 2015, चौथा ऑप्शन है 21 अगस्त 2016। तो इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 2015 को जीएसटी को लागू किया गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2017 की थीम क्या थी। जो 2017 का विश्व पर्यावरण दिवस था उसकी थीम क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए है कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। ऑप्शन नंबर ए है कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। ऑप्शन नंबर डी है सस्टेनेबल नेचर। ऑप्शन नंबर डी है फॉर नेचर जेनेंस। ऑप्शन नंबर डी है कि बॉन्ड नेचर विद ह्यूमैनिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनेक्टिव पीपल टू नेचर विश्व पर्यावरण दिवस 2017 की थीम थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। तो प्रश्न नंबर 39 है कि हाल ही में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाला प्रथम बांग्लादेशी बन गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है तमीम इकबाल। ऑप्शन नंबर डी है मुशफ़िकुर रहीम। ऑप्शन नंबर डी है शब्बीर रहमान। ऑप्शन नंबर डी है साकिब अल हसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साकिब अल हसन ने बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाए। इन्होंने कितने 2017 सर्वाधिक रन बनाए टेस्ट मैच में। ये प्रथम खिलाड़ी हैं बांग्लादेश की तरफ से। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और अंतिम प्रश्न पर। अंतिम और अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2018 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया था। जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2018 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया था। तो इसी के साथ क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।